हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स ही जो नाबार्ड स्पेसिफिक पढ़ाई करते हैं। अभी आपको पता है, अभी सेबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आईएफएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आरबीआई का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। लेकिन इसके बाद 2-4 महीने के बाद नाबार्ड का नोटिफिकेशन आता है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नाबार्ड ग्रेड ए को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे मतलब मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीए है। ये इतना मुश्किल नहीं होता है जितना आरबीआई ग्रेड बी में होता है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, वहाँ पे इंग्लिश का पेपर है। तो जो लोगों का आरबीआई का पढ़ाई अच्छा होता है लेकिन आरबीआई में उनको लगता है कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं कि जो आपका नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम है वो टारगेट करते हैं, जो जर्नलिस्ट वाला एग्ज़ाम है। और कुछ लोग जो है नाबार्ड फाइनेंस भी टारगेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ईएसआई का डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। ये आपके फेज़ 1 के लिए यूज़फुल है, फेज़ 2 के लिए भी है। और नाबार्ड में जो ऐसे आता है वो मोस्टली ईएसआई से रिलेटेड आता है। मतलब जो जो आपको 2-4 टॉपिक मिलेंगे, 50% टॉपिक डेफिनेटली ईएसआई से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर मैं आपको आरबीआई का ईएसआई का सिलेबस और नाबार्ड का ईएसआई का सिलेबस, इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है, वो भी बताऊंगा। और 60 डेज स्टडी प्लान जो है, अभी हमने थर्ड बैच जो लॉन्च किया है उसका प्लान है, वो देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आरबीआई के काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात कर रहा था तो उनको लग रहा है कि नहीं, अभी मेरे 24 का एग्ज़ाम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो बोल रहे कि यार अभी 25 का भी तैयारी कैसे कर। तो वो डायलेमा में है, मतलब ना इस साल की पढ़ाई होगी और ना अगले साल की पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन नाबार्ड के लिए ये बहुत राइट टाइम है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करने लगेंगे तो डेफिनेटली नाबार्ड का एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। काफ़ी टाइम आपके लिए अवेलेबल है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आरबीआई का बिल्डिंग है, ये देखेंगे तो ये नाबार्ड है, ये नाबार्ड का बिल्डिंग है और ये आरबीआई का हेड ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस है। तो ये पिक्चर जो है ना, आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे सामने लगाइए, क्योंकि डेली फिर आप इसको देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा ये इमेज कि मुझे यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल टेक्निक है। अगर आपका जो एम है, अगर आपको हर दिन दिखता रहेगा तो आप अपने एम से दूर नहीं जाएंगे। तो देखिए, ये जो सिलेबस है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे आरबीआई में क्या किया इन्होंने कि 2023 का जो नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं अंडरलाइन किया है, ये पोर्शन उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया है। ऐसा लगता है प्राइमा फेसी देखने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, ये सोशल जस्टिस नाम का जो टॉपिक है उसके अंडर ये सारा था जो मैंने रेड में अंडरलाइन किया हुआ है। लेकिन अभी उन्होंने वो हटा दिया। इसका मतलब है उन्होंने उसका जो स्कोप है वो एक्चुअली इंक्रीज किया है। यानी कि आपको ये अंडरलाइन किए हुए टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके सिवा बाकी भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है 2022 का सिलेबस है। सेम 23 में उन्होंने क्या किया, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन वो निकाल दिया। यानी कि 23 में उन्होंने स्कोप बढ़ा दिया। तो ये अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है आरबीआई ग्रेड बी के ईएसआई के लिए। अभी नाबार्ड ग्रेड ए का ईएसआई का अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोनों आपके सामने हैं तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि नाबार्ड का अगर आपने ग्रेड ए का कर लिया ईएसआई का सिलेबस, तो आरबीआई का डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे ना मैं ब्लू कलर से इसको अंडरलाइन करने का ट्राई करता हूँ। देखो, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, ठीक है, ये डायरेक्टली आरबीआई के सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, तो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट एज सच टॉपिक हमारे यहाँ पे नहीं है। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट अभी देखो, अभी ये ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये देखो, ये ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग अप इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली वो, यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली वो नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो ये रिफॉर्म्स में ये इनडायरेक्टली यहाँ पर कवर होगा। इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, ट्रेंड इन इन्फ्लेशन, देयर इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी, इंडिविजुअल इनकम, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम यहाँ पे आएगा। ये देखो, ये यहाँ पे है। तो मुझे लगता है नाबार्ड का सिलेबस ना वेल डिफाइंड है। यानी कि माइन्यूट लेवल पे उन्होंने, अगर आप दोनों देखेंगे तो नियर अबाउट सिमिलर है ग्रॉस लेवल पे। ठीक है, अभी देखो, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये है पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है,
उसके बाद रूरल एंड अर्बन मेजरमेंट ऑफ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें ये इनडायरेक्टली सब कुछ आ गया है, ठीक है। पॉपुलेशन ट्रेंड, अगर आप पॉपुलेशन ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये देखो आरबीआई में उसको कहा गया डेमोग्राफिक ट्रेंड। डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट उसका पार्ट है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर इन्होंने ये ऊपर लिया हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड लेवल पे है। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, फिर एग्रीकल्चर जो है आरबीआई में डायरेक्टली नहीं, बस एक यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी यहाँ पे लिखा है। तो एग्रीकल्चर में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टेटस है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है, इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट। तो ये अगर आप आरबीआई में क्या है उन्होंने ब्रॉड दिया है, लेकिन नाबार्ड में उन्होंने स्पेसिफिक दिया। तो नाबार्ड का जो पढ़ाई है ये ऐसा करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब आपको स्पेसिफिक बताया जाता है कि आपको ये पढ़ना है तो वो थोड़ा सा इजी होता है। इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो इंडस्ट्री से मेंशन किया हुआ है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है, रीजनल इम्बैलेंस इन इंडियाज डेवलपमेंट है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारा तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें, ठीक है। आरबीआई में क्या है वो कम शब्दों में दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने डिटेल में दिया है, ठीक है। रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, रोल ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। देखो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये देखो रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये सारा का सारा है। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया है, ये देखो सोशल स्ट्रक्चर इंडिया। मल्टीकल्चरलिज्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से डेमोग्राफिक ट्रेंड यहाँ पे भी लिखा है। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जेंडर इश्यूज एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम से, यहाँ पे सिर्फ जेंडर इश्यूज लिखा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम एज सच नहीं लिखा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एजुकेशन है, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये देखो ये अगर आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन लिखा है, ठीक है। एजुकेशन में क्या, स्टेटस सिस्टम एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इलिटरेसी, ठीक है, यानी कि लोग इलिटरेट होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। एजुकेशनल रिलेवेंस एंड एजुकेशनल वेस्टेज, एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, सोशल जस्टिस, देखो सोशल जस्टिस यहाँ पे लिखा है। अब प्रॉब्लम्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज, ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड देयर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसका मतलब है हमें गवर्नमेंट स्कीम तो सारी पढ़नी है, यानी कि SC ST OBC सारी स्कीम हमें पढ़नी है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज, ये देखो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सोशल मूवमेंट्स है, यहाँ पे भी सोशल मूवमेंट्स लिखा है, अब अगर आप देखिए ये देखो ये सोशल मूवमेंट्स लिखा है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे भी है, एक्चुअली उन्होंने हटा दिया, लेकिन वो मतलब ब्रॉड किया है, कुछ लोगों को लगता है वो नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, करंट इश्यूज एंड इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आप इसको सामने रख के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके माइन्यूट लेवल पे भी उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो नाबार्ड का पढ़ाई करेंगे तो आरबीआई का भी होगा, आरबीआई का पढ़ाई करेंगे तो नाबार्ड के कुछ पॉइंट मिस हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप आरबीआई का भी पढ़ाई कर रहे हैं तो नाबार्ड का भी साथ में रखिए, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये जो अभी मैं पेन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लिटरेसी, तो ये मुझे लगता है आपको ये सामने रखना है। आप आरबीआई का पढ़ाई करें या सेबी का, नाबार्ड का पढ़ाई करें, दोनों साथ में रख के पढ़ाई करेंगे तो आपको आसान होगा। तो यहाँ से आपको सिमिलरिटी डिफरेंसेस पता चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये ऑल इनकम्पासिंग है, दोनों सिमिलर ही है, क्योंकि टॉपिक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये नाबार्ड का पैटर्न है, तो आपका ये क्वालिफाइंग है, यहाँ पे क्वालिफाइंग यानी कि आपको मिनिमम यहाँ पे मार्क्स लाने हैं, इसके मार्क्स फाइनल आपके रैंकिंग में कैलकुलेट नहीं होंगे। रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, क्वांट है, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे है, ये आपका मेरिट सेक्शन में है, ये मेरिट में है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग तक ये पहले 5 जो है आपके क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आजकल उसका कट ऑफ एक ही रहता है, लेकिन लोगों को बहुत उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पता नहीं मतलब 10 क्वेश्चन उसमें से एक भी नहीं आ रहा है, तो वो ये हो गया आपका फेज़ 1। अगर आप देखेंगे ना आरबीआई में ईएसआई जो है सिर्फ आपको फेज़ 2 के लिए पढ़ना है, लेकिन नाबार्ड में वैसा नहीं है। आपका ईएसआई, जीए एंड एग्रीकल्चर ये आपके फेज़ 1 में है, और फेज़ 2 में ये और ये दोनों सेक्शन फिर से आपको फेज़ 2 में पढ़ने हैं। यानी कि अगर आपने अच्छा पढ़ाई प्रीलिम्स के टाइम ही किया तो फिर फेज़ 2 में आपको अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप आंसर राइटिंग में, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव में उसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका टाइम बचेगा,
ठीक है। और मेंस का जो आपका जो पैटर्न है, पेपर 1 जो है आपका इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश है, उसमें आपको 100 मार्क्स है। और पेपर 2 जो है वो आपका होगा ESI प्लस ARD का, ठीक है। ये हम जनरलिस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक लिखा, स्ट्रीम स्पेसिफिक, तो ये दोनों मिला के होगा। तो इसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको 50 मार्क्स हैं, ठीक है। RBI जैसा ही है, 30 मिनट्स रहेंगे। और फिर बाकी आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15-15 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 10-10 मार्क्स से 2 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, नाबार्ड में उन्होंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन कंपलसरी किया था। ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि RBI में क्या है, अगर आपको तीनों में से कोई भी 2 लिखना है तो जो आपको एक नहीं आता वो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नाबार्ड में अगर उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन कंपलसरी है तो फिर आपका रिस्क वहाँ पे हो सकता है कि अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं था अच्छा तो फिर वहाँ पे आपका रिस्क हो सकता है। RBI में वैसा नहीं, 3 में से कोई भी 2 आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी 3 में से 2 और यहाँ पे भी 3 में से 2 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जो अभी जो प्लान का बात कर रहा था वो हम 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा फोकस ESI ARD पे रहेगा। डिसीजन मेकिंग का भी हम काफ़ी अच्छे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं। मैं भी कुछ क्लास लेने वाला हूँ, कैलाश सर है यहाँ पर, तुषार सर है, अमित सर है। ये प्लान है और ये क्या है, हम बहुत जल्दी स्टार्ट करें। स्टिल ये 3rd बैच है, पहले 2 बैच ऑलरेडी हो चुके। अगर आप ये करेंगे एक बार तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा क्योंकि इसके बाद भी आपको रिवीजन के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा। तो ये प्लान देख लीजिए। अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करना है तो इस हिसाब से अगर आप आपका डिसाइड करेंगे कि 1 जून को मैं ये पढ़ूंगा, 2 जून को ये पढ़ूंगा, तो इस तरीके से भी आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कोई भी आप रेडीमेड जो क्लास ज्वाइन कर सकते, जो आपको पसंद आता है, जो टीचर का आपको अच्छा लगता है, वहाँ से आप ये कर सकते हैं क्योंकि नाबार्ड के लिए अभी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। अदरवाइज़ क्या है, मैंने देखा है बहुत लोग जैसे एग्ज़ाम नहीं है तो पढ़ाई नहीं करेंगे और अभी एग्ज़ाम पास है तो भी पढ़ाई नहीं करेंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे जिनको पढ़ाई नहीं करना है, रीज़न क्या देंगे कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, या नोटिफिकेशन आ गया। मतलब कोई भी पकड़ लीजिए, उनको पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको करना है सीरियसली, उनको तो बस मौका ही चाहिए। मतलब वो पॉजिटिव एंगल से देखेंगे कि अभी बहुत दिन है तो पढ़ाई चालू करते हैं, अभी कम टाइम बचा है तो जोर से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, डबल स्पीड से पढ़ाई करते हैं। तो वो आप देखना आप किस टाइप के हैं, आपको पढ़ाई नहीं करने के लिए रीज़न चाहिए या पढ़ाई करने के लिए रीज़न चाहिए, ठीक है। और मैंने इसके पहले तो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये सजेस्ट किया था कि अगर आप सिंसियर है, डेडिकेटेड, तो आप तीनों एग्जाम का, चारों एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। IFSC का कर सकते हैं, सेबी का कर सकते हैं, RBI का कर सकते हैं, नाबार्ड का भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने अपने पे डिपेंड है, कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है खुद पे, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कुछ ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ पेसिमिस्टिक होते हैं। तो इतने सारे एग्जाम हैं, तो आपके सामने 4 एग्जाम है, इसमें से कोई भी एक एग्जाम पकड़िए और उसके पीछे लग जाइए। कोई भी रीज़न यहाँ पे आपको नहीं देना है, ठीक है। और ये अभी ये जो प्लान है, इसका एक 12-13 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, वो डाउनलोड के लिए मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ जैसे हमारा जो ARD का है ना, बहुत अच्छा समरी सर ने बनाया था, कैलाश सर ने, 70-80 पेज का था। वो अगर आप करेंगे तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसी तरीके से ESI का भी बनाया हुआ है, नियर अबाउट 100 पेज का समरी है। ये समरी रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। अदरवाइज़ बाकी आपको सारे वीडियोज़ है, क्लासेस है, MCQs है, लाइव क्लासेस, वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एंड में टेंशन आता है लोगों की रिवीजन कैसे करें, तो ये ARD का 70-80 पेजेस का और ये 100 पेज का, इतना करेंगे तो पूरा आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का और ESI का सेक्शन पूरा अच्छा तरीके से हो जाएगा। ये बहुत कॉम्पैक्ट में अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो बाकी कुछ भी आपको कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको RBI, नाबार्ड, सेबी, IFSC कोई भी एग्ज़ाम के बारे में पूछना है या स्पेसिफिक इस बैच के बारे में पूछना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी आपकी जो भी क्वेरी है वो पूछिए, मैं वहाँ पे आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।